अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बचपन से हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों को यही दुआएं देते हुए देखा है कि अल्लाह पाक हमेशा सेहत की अच्छी हालतों में रखें। अच्छा, बड़े बुजुर्ग जब ऐसी बातें करते हैं ना तो अक्सर हमें कुछ किताबी बातें भी लगती हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे होते कि उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसमें वो बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको कोई बीमारी ना हो जाए या फिर आप कभी जैसे फ़र्ज़ करें उंगली में चोट लग जाए, मेरी जैसे पाँव की उंगलियों में फ्रैक्चर आ गया, सो आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अब चलते हुए जैसे मुझे सहारा लेने की ज़रूरत है, मैं वॉकर पे भी चल रही हूँ, तो मैं अल्लाह का शुक्र मुझे हुआ, मैंने कहा मैंने क्यों अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया कि जब मैं बिल्कुल सही दोनों अपने पाँव पे चल रही थी, मैंने नहीं किया। कितना ज़रूरी शुक्र अदा करना। और जब मैं वॉकर पे चल रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरी ऊपर वाली सारी जो रिब केज यहाँ पे, क्योंकि शोल्डर्स में किस कदर पेन है, तो मैं सोचती हूँ अपनी अम्मी के बारे में भी और ऐसी बहुत सारी बड़ी बुजुर्गों के बारे में जिनको मैंने देखा है जो वॉकर पे चलते हैं कि अल्लाह, वो जब अक्सर कहते थे कि मेरे कंधों में तकलीफ़ हो रही है, तो उनको तकलीफ़ क्यों हो रही है? क्योंकि एक वॉकर पे चलना भी, ऑफ कोर्स आप किसी का सहारा लेके चल रहे हैं, आप अपना बॉडी का वेट उसमें डाल रहे हैं, तो आपकी कंधों में पेन है, आपकी रिब केज में थोड़ा सा पेन आ जाता है। शुक्र अदा ही नहीं किया कि अल्लाह मैं तेरा कितना शुक्र है मैं अपने दोनों पैरों पे चल रही हूँ। हम लोगों की चीज़ें देख के कह रहे थे कि भाई देखो मैं फ़लानी जगह वेकेशंस पे नहीं गई, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं हो रहा, फ़लानी चीज़ नहीं हो रही। मतलब कुछ भी चीज़ अगर आप ज़िंदगी में चाह रहे हैं और आपको पसंद की, मैं कहती जोड़ा ना मिले तो हमें होता है अल्लाह देखो ना मुझे पसंद था वो जोड़ा, वो देखो कैसे सोल्ड आउट हो गया। ये मैं अपनी मिसाल नहीं दे रही, लेकिन यूजुअली हम ऐसी ऐसी बातों पर भी, छोटी छोटी बातों पर शिकवा कर रहे होते हैं। तो भाई शिकवा तो हमें किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। और सेहत को लेके अगर आप सेहतमंद हैं, आपको अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। ये तो वो हैं जो ज़ाहिरी चोटें जो हमें नज़र आती हैं। सोचें अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जब उनको कोई बीमारी लाहक होती है, जब वो किसी फेलियर स्टेज की तरफ जा रहे होते हैं, तो इंसान की क्या सूरत हाल होती है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देख भी नहीं पा रहे, और बहुत सारी जगहों पर तो उसका डायग्नोस भी जो है वो नहीं होता, क्योंकि लोग जाते ही नहीं ज़्यादा डॉक्टर्स के पास। अब सेहत तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं और सेहत का आप ख्याल रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिसमें आप लोगों पे निसार करते हैं, जैसे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में जब आपका खून नहीं बनता, देखिए आपको दवाइयाँ आपकी ज़िंदगी नहीं बना सकती, आपकी खून की एहतियात लोगों के ज़िंदगी के दिनों में इजाफा कर सकती हैं। और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से बारहा आप लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट भी करती रही हूँ कि प्लीज़ 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 ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेट करना बहुत अहम है। और फिर मैं सोचती हूँ कि जहाँ पर लोग अपना ब्लड डोनेट करने से घबराते हैं, वहाँ पर अगर कभी किसी अपना ऑर्गन डोनेट करने की बात आए तो लोग इसको कैसे लेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि किडनी फेलियर्स में लोग अपने प्यारों को अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लिवर जो है डोनेट कर देते हैं, जो लिवर है लोग वो भी डोनेट कर देते हैं। ईदी साहब जाते जाते अपनी आंखें भी जो है वो डोनेट करते चले गए। तो ये जो जिस्मानी आज़ा के अतियात हैं, ये लोगों की जान बचा लेते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि कैसे एक डॉक्टर, बड़ी बाहिम्मत डॉक्टर, अपने जवान बेटे की जो दुनिया से चला गया, तो उन्होंने ऑर्गन्स डोनेट किए और 2 अहम जिंदगियां बचा लीं। तो ये ऑर्गन डोनेशन, हमारे जिस्मानी आज़ा के अतियात कितने ज़रूरी हैं और ये कैसे लोगों की जान बचा सकते हैं, आज के शो में हम इस हवाले से बात करेंगे। आप लोग की लाइव कॉल्स अपने शो में शामिल करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और आज के टॉपिक में तो हम बात करें एहतियात के हवाले से, जिस्मानी आज़ा के एहतियात के हवाले से। और खून के एहतियात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और खून के एहतियात तो देने से आपकी सेहत जो है वो ही बेहतर होगी। आज हमारे साथ जो डॉक्टर्स का पैनल मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती चलूँ, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर निरंजन लाल जो कि किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है डाउ यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर जहांज़ेब हैदर जो कि लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, ये भी डाउ यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो कि एसोसिएट प्रोफेसर लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट, ये भी डाउ यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर नासिर हसन साहब हेपेटोलॉजिस्ट हैं SIUT से, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज सरवर साहब जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं नेफ्रोलॉजी के SIUT से। आप तमाम तो लोगों को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले जैसे भी आप लोग पैकेज भी देख रहे थे और हमें देखा कि कैसी वो दलेर माँ, वो जो डॉक्टर जिन्होंने स्पेशली अपने बेटे की ज़िंदगी में इनकी दोनों किडनीज जो हैं वो डोनेट करके 2 अहम जानें बचा ली। सर मुझे ये बताएं
कौन कौन से आज़ा ऐसे हैं जो कि जान बचाने के लिए डोनेट किए जा सकते हैं? इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हम, जैसे आप ब्लड डोनेशन की बात की, तो ये कॉमन सबसे अहम है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो अब आजकल हो रही है, किडनी डिजीज़ हैं, लिवर डिजीज़ हैं, और बाहर के मुल्कों में तो और बहुत सारे होते हैं, जैसे कि दिल है, फेफड़े हैं, और आंखों का तो कॉमनली हो रहा है ऑलरेडी पहले से ही। तो इसमें जो कॉमन डिजीज़ बढ़ गई हैं, इसकी वजह से बहुत अहम नीड बढ़ गई है कि हम जो है वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करें, और मरने से पहले ही हम अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बताएं कि हमारे लिए बहुत अहम है कि खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और हो जाए, तो हम जब ऐसी हालत में हों, जब वेंटिलेटर पे हों, तो हमारे ऑर्गन्स हमारे जो फेलो कंट्री मैन हैं या हमारे जो साथी हैं, उन सबको किसी को डोनेट किए जाएं, बजाय कि वो वेस्ट हो जाएं, बरी हो जाएं, वो हो जाएं, तो उससे जो है किसी का भला नहीं होगा। तो इससे कई सारी लाइफ्स बच सकती हैं। कम से कम 8 लाइफ्स तो हम बचा सकते हैं एक इंसान की जान से। एक इंसान की जान से 8 जिंदगियां बचा सकते हैं। वैसे सर, ये है कॉमन, लोग डोनेट करते हैं? देखिए, वेस्ट में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और उनके पास, लेकिन हमने पाकिस्तान की बात करी, यहाँ तो खून की हथियार देते हुए लिटरली हम हाथ जोड़े थे लोगों से, ऐसे ऐसे में दलेर, वो कहते हैं शीर जवान जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो कहते हैं हम खून देंगे तो हमें चक्कर आता है, हम बेहोश हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये ना बेसिकली ज़्यादा जो है ना कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है ना। मतलब हमें अपने ना कल्चरल वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा, और अगर ये हर कोई ये इस बात को समझे कि उसकी एक जान से, जैसे डॉक्टर निरंजन ने कहा, 8 जानें बच सकती हैं। ये वो मेजर ऑर्गन्स हैं जो किसी की जान को बचा सकते हैं। इसके अलावा भी कैडावेरिक डोनेशन में आप मैरो भी आप कर सकते हैं, आप स्किन हार्वेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। अभी तो मैंने देखा है वेस्ट में एक सर्जरी भी हुई है थैलेसीमिया मेजर के बच्चे की, जी। और उसको बोन मैरो बहुत ही कामयाब जो है वो सर्जरी हुई है, तो जो कि बड़ी अच्छी लगा कि अब एडवांसमेंट लग रही है कि इसका मतलब है कि थैलेसीमिया के बच्चे जिनको हम एक एज तक देखते हैं कि वो ज़िंदगी जी पाते हैं, अब चांसेस हैं कि वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल ऐसा ही है, और इट्स ऑल अबाउट द कल्चर, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि लोग विलिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है ना। सर मुझे बताएं, पहले तो होता था, हम देखते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हम सायमुल इंडिया जाना पड़ता था जी। लेकिन अब हमारे पाकिस्तान में भी जो है ये इसके मैं देख रही हूँ कि बड़े कामयाब जो सर्जरीज हो रही हैं। जी जी, ये लास्ट 10 to 12 ईयर्स में 2011 में ये सिलसिला शुरू हुआ था। प्रोफेसर फैसल सऊद डार ने पहली दफ़ा शिफा हॉस्पिटल में इसकी बुनियाद रखी थी, और फिर वहाँ से ये जर्नी चलती रही। हम सब ऑलमोस्ट लीवर ट्रांसप्लांट कम्युनिटी तो उन्हीं से ट्रेंड हुए, ठीक है ना, और फिर हम सब ने अपना अपना पार्ट डिफरेंट जगह पे प्ले किया। इट्सेल्फ अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जितनी नीड है उस हिसाब से हमारे पास इतने रिसोर्सेज अभी भी नहीं है। रिसोर्सेज, और मुझे लगता है इतने डोनर्स भी नहीं आ रहे जितनी नीड है। देखिए, इम्पोर्टेंट बात ये कि अभी तो हमारा प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में वो लिविंग डोनर के ऊपर ही है, लेकिन जब द मूवमेंट जैसे ही हम कैडावेरिक में ट्रांजिशन करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारे इश्यूज जो लिविंग रिलेटेड डोनेशन से होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि लोगों का रुझान अब इस तरफ जा रहा है और लोग क्या इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करें कि इंसान अपनी ज़िंदगी में ये सिविल बनाए, उसमें लिखे कि उसके ऑर्गन्स जो हैं इनके, जैसे ने बोला कि एक्सीडेंट की हालत में या कुछ ऐसा कि अगर जाता है तो आँखें या कुछ चीज़ एहतियात कर सकते हैं? देखिए, रिसेंटली जो है पेशावर में अभी एक यंग मेल पेशेंट था, यंग मेल था, उसकी डेथ हुई। उसके फादर ने प्लेज किया कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के किडनीज डोनेट हो, लिवर डोनेट हो, और सारी तो वहाँ से लाहौर में PKLI जो हॉस्पिटल है वहाँ से टीम आई पेशावर, उन्होंने सारे ऑर्गन रिट्रीव किए और लेके गए और ट्रांसप्लांट हुआ। किडनीज 2 लोगों को मिली, लिवर भी उसका ट्रांसप्लांट हुआ, पैनक्रियाज नहीं हो सका, लेकिन ये इनिशिएटिव तो हुआ। उसके बाद उसने ये काफ़ी मतलब फेमस हुई ये चीज़ कि फादर ने प्लेज किया कि मेरे जो है बेटा जो है ब्रेन डेड हो गया है तो उसके ऑर्गन्स डोनेट किए जाएँ। उसके बाद फिर अभी ये डॉक्टर महर का भी है। डॉक्टर महर बहुत हमारी कुलीग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। उन्होंने प्लेज किया, मैं वहीं पे था जिस वक्त उन्होंने प्लेज किया। उनके बेटा जो है उसके ब्रेन डेड हो गया था वो एक्सीडेंट के बाद। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वो इस तरह हो गया तो ये मैं चाहती हूँ कि उसके ऑर्गन्स जो है वो डोनेट हो जाएँ। तो फिर SIUD से टीम गई और ऑर्गन्स रिट्रीव किए उनके। तो ये एक इनिशिएटिव तो शुरू हुआ है। अगर आप देखें तो पिछले
SIUD ने पहला जो डिसीज ऑर्गन डोनेशन किया था वो 1995 में किया था। अच्छा, उसके और वो बाद क्या था से सर 1995 में क्या organ donate हुआ? 1995 में जो है एक तो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने खुद पहले से प्लेज किया हुआ था कि अगर मैं इस तरह कुछ हो जाए मेरे साथ तो वो, और एक खातून थी जिनके फैमिली में डॉक्टर थे, मतलब उनके भाई वगैरह, तो वो ब्रेन डेड हो गई थी, तो उन्होंने फिर वो दो हमने किए थे 95 में 96 में। उसके बाद फिर हमने बहुत ज़्यादा काम किया इस पर, SIUD ने बहुत ज़्यादा काम किया है पिछले 25 साल में, 30 साल में इस पर। हमने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया इसमें, सारे जो रिलीजियस बैरियर्स थे उनको हमने जो है एक साथ लाने के लिए, उनको एक पेज पे लाने के लिए 2015 में हमने एक कॉन्फ्रेंस भी की पूरी, जिसमें हमने तमाम मकादब फ़िरक़े के उलमा को हमने बुलाया, और उसके बाद उनको जो है हमने सारे उन्होंने कोई रेजिस्टेंस सामने आई जब स्पेशली ऑर्गन डोनेशन के वाले से बात करते हैं? जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो जो है वो एक तो अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस भी इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। लाइक मैं 2000 में जब स्मार्टफोन किसी के पास नहीं था, जब आप दिन में हर 5-10 मिनट बाद टीवी पे एक मोबाइल का ऐड चलाएंगे, तो अब आज पाकिस्तान में हर आदमी के पास स्मार्टफोन, एवरी अदर पर्सन हैज मोबाइल। तो अगर आप अवेयरनेस प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो ये अवेयरनेस हो सकती है। तो ये भी इतना बड़ा मसला नहीं है, ये भी हो सकता है। तो एवरीथिंग इज डूएबल इफ देयर इज अ विल। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो इस बात को अंडरस्टैंड कर रही है? जैसे मैं अभी खून के एहतियात के वाले से बात करी थी, मेरा जो खून है ब्लड ग्रुप इट्स ओ नेगेटिव, तो मेरा बहुत होता है कि मैं अपना ब्लड डोनेट करूँ, अच्छे मौके हैं, चाहे 10 मुहर्रम हो, चाहे सालगिरह को, जैसी, तो मुझे होता है कि करूं ताकि थैलेसीमिया के बहुत सारे बच्चे जिनको ज़रूरत है वो बच जाएंगे। बट मैंने देखे कि जैसे मैं जब ब्लड डोनेट भी करने जाती थी तो मेरी पुराने चैनल की भी टीम में अच्छे तगड़े तगड़े लड़के होते, तो मैं कहती थी चलो तुम लोग भी डोनेट करो। कहते नहीं हम बीमार हो जाएंगे। तो मैं कहती थी बीमारी कैसे हो सकती है ब्लड डोनेट करने से, तुम ठीक हो जाओगे। लोगों का रुझान जा रहा है, लोग अब इतने दिलेर हो रहे हैं। जी, असल में जो आप बात कर रही हैं वो तो हमने अपने क्लिनिकल लाइफ में जब हमने शुरू किया था मरीजों का इलाज करना, तो उस वक्त तो बहुत रेजिस्टेंस थी। अब ये बहुत आसान हो गया है। बल्कि मैं डिसीज ऑर्गन डोनेशन यानी कि बाद अज मर्ग अतिया आज़ा के ऊपर बात करूं तो दिस इज़ द राइट टाइम। उसमें 3-4 चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट हुई हैं। एक तो कि पाकिस्तान में मल्टीपल जगहों पर ट्रांसप्लांट होना शुरू हो गया, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में कोशिशें हो रही हैं, कोयटा में एक सेंटर बन गया है, होपफुली वो स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, कराची में तो बहुत पुराना हो रहा है। प्लस ये है कि हमारे ICUs बहुत डेवलप कर गए, हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज इम्प्रूव हुई हैं, हमारी लॉजिस्टिक्स जो है ट्रांसप्लांट की, यानी कि एक ब्रेन डेथ वेंटिलेटर पर जो पेशेंट है उससे ऑर्गन्स को रिट्रीव करने की टीमें बन गई हैं, और मल्टीपल टीमें अवेलेबल हैं। ऑर्गन जैसे इन्होंने बताया कि लाहौर से टीम जाके पेशावर में उन्होंने ऑर्गन रिट्रीव किया, और पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है कि आप जितने देर में वो ऑर्गन लगना चाहिए उतनी दूर हम लोग हैं, यानी कि बाय रोड भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने एक ईरानियन टीम के साथ एक प्लान बनाया था कि कराची में बहुत सहूलत के साथ, जिस तरह का हमारा यहाँ ICU केयर है, तो 9 हॉस्पिटल तो 3-3, 4-4 किलोमीटर पर हैं, तो 2000 ट्रांसप्लांट डिसीज ऑर्गन डोनेशन के साथ बहुत ही आसानी के साथ हो सकते हैं, जिसमें बहुत एक्स्ट्रा कोई आपको करना नहीं है, लॉजिस्टिक्स हर चीज़ अवेलेबल है। तो पूरे पाकिस्तान में ये शुरू हो सकता है, और इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। लाखों जानें हम ज़ाया कर रहे हैं। मैंने मेरे ख्याल में हर बंदे को याद होगा कि मेरा कोई अजीज़ किडनी फेलियर से, लिवर फेलियर से, पेनक्रियाटिक फेलियर से, लंग फेलियर से, हार्ट फेलियर से डेथ हुई होगी, और वो इतनी अजियत वाली एक यादें होती हैं कि हम बचा सकते थे उनको। मतलब इस टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन की इस नए जहत वाली जो है इलाज में, तो ये टॉप का इलाज है, यानी कि जिसके अंदर एक बंदा, अब देखा जाए तो हम कहते हैं कि ये लीवर का ये मरीज इतने दिनों बाद जिंदा नहीं रहेगा, बिल्कुल हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। किडनी का पेशेंट चलो डायलिसिस तो करा रहा है, लेकिन डायलिसिस के ऊपर भी उसके बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल तो और हर मरीज जो वो डायलिसिस बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। जी, तो उसमें अगर आप ट्रांसप्लांट कर दें तो एक नई जिंदगी है। उसमें लोगों ने बाद में अपनी डिग्रीज भी की हैं, पढ़ाइयाँ की हैं, जॉब कर रहे हैं, यानी कि 30-30, 32-32 साल ट्रांसप्लांट किडनी वाले हमें मिलते हैं, और लिवर ट्रांसप्लांट के लोग जो हैं 15-15 साल से हमारे साथ हैं। जो हमने पहला ट्रांसप्लांट किया था 2003 में,
वो किंग्स कॉलेज की टीम के साथ मिलके वो बच्चा, उसकी इम्यून सप्रेशन खत्म हो चुकी है और वो बगैर इम्यून सप्रेशन के, यानी कि कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ती उसको, इज नॉर्मल। माशाल्लाह उसकी शादी होने जा रही है। वैसे डॉक्टर साहब माशाल्लाह तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई, इसका मतलब लोग बड़ी अच्छी भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब, किसी भी इंसान की डेथ के कितने टाइम के अंदर अंदर अगर हम उसके कोई ऑर्गन जो है वो ले सकते हैं, वैसे ये बताइएगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रेन डेथ डोनेशन है, और जो है ना अब तो दुनिया के अंदर जो है ना कार्डियक डेथ के साथ भी, जो है अगर कार्डियक हार्ट स्टॉप हो जाए तो उसके साथ भी वो लोग डोनेशन की तरफ जा रहे हैं। बट आइडियली जो इसमें सर्कमस्टांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट की अगर ब्रेन डेथ हो चुकी है लेकिन उसके बाकी ऑर्गन सिस्टम जो है वो सही काम कर रहे हैं। तो जब ब्रेन डेथ हो जाती है हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं तो उसकी दिल की धड़कन सही काम कर रही है और उसके जो है ना ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, इसलिए कि अल्टीमेटली विद इन 4 to 6 आवर्स इसके असरात जिस्म के ऊपर भी आना शुरू होते हैं। और फिर अल्टीमेटली फिर जाके जो है ना कार्डियक जब कंप्रोमाइज़ होता है तो फिर ऑर्गन्स जो है ना उनको खून की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, और उसकी वजह से फिर जो है ना उन ऑर्गन को अगर लेके लगाया भी जाएगा तो वो नुकसानदेह होगा या फ़ायदेमंद इतना नहीं होगा। तो सबसे आइडियल टाइम तो यही है कि जो उस वक्त पे हमें पता चलता है कि एक मरीज़ की ब्रेन की डेथ हो गई है, और उसके लिए फिर एक प्रॉपर टीम है, उसका क्राइटेरिया है कि उसमें न्यूरोलॉजिस्ट हो और जो है ना इंटेंसिविस्ट हो, और ये पूरी टीम उसको देखे। और फिर कुछ पैरामीटर्स हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस हैं और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस हैं, ईईजी करा के देखते हैं, एमआरआई ब्रेन करा के देखते हैं, एंड फिर हम फैमिली को फाइनल ये वर्डिक्ट देते हैं कि आपका जो पेशेंट है उसकी डेथ हो चुकी है। दिस इज़ द टाइम जब हम फैमिली को काउंसिल करते हैं हॉस्पिटल्स में कि अब आप वेंटिलेटर से हटा दें। जितने भी एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स होते हैं जब वो वेंटिलेटर पर होते हैं एंड व्हेन द ब्रेन डेथ इज़ कन्फर्म, दिस इज़ द टाइम जब डॉक्टर आके फैमिली को ये बताता है कि अब आप पेशेंट आपका ब्रेन डेथ हो चुकी है, आप इसको वेंट से हटा दें। तो दिस इज द राइट टाइम कि उसी टाइम पे इसकी काउंसलिंग। सर मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मैं बात कर रही हूँ जिस्मानी आज़ा के एहतियात के हवाले से, जो कि किसी और शख्स की कीमती जान बचा सकते हैं, और स्पेशली इसमें खून के एहतियात भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जब हम कौन सी स्टेज पे जो है वो जिस्मानी अज़ा जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बात कर रहे थे कि अगर ब्रेन डेड की सिचुएशन में आप अपने जो अज़ा हैं वो डोनेट कर सकते हैं। तो सर मुझे बताएं कि जिसके एहतियात हमने डोनेट करने हैं, या फ़र्ज़ करें अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपनी किडनी ट्रांसप्लांट जो किडनी डोनेट करना चाहता है अपने फैमिली मेम्बर से किसी को भी, तो कौन से टेस्ट है जिसको वैसे करवाने चाहिए डोनर को? जब हम लोग, आप लिविंग डोनर की बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो लिविंग डोनर के अंदर जो है ना एक स्टेप वाइज फैशन होता है। फर्स्ट थिंग जो है ना स्टार्ट में होती है ब्लड ग्रुप के साथ, कि अगर ब्लड ग्रुप मैच करेगा देन वी प्रोसीड। और जैसे कुछ डोनर्स हैं, जैसे आपने बताया आपका वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, तो ये तो यूनिवर्सल डोनर्स हैं, तो हम ओ तो ले लेते हैं फॉर एनीवन। फिर ए के लिए ए चाहिए, बी के लिए बी चाहिए। ए बी पॉजिटिव जो होता है वो एक्सेप्टर होता है, उसको कोई भी ग्रुप लग जाता है। तो हम स्टार्ट ब्लड ग्रुप से करते हैं। उसके बाद फिर बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस को स्टेप 1 इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं, जिसके अंदर जो है ना रीनल फंक्शन टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, उसका जो है ना हम INR फंक्शन देखते हैं, उसका ये देखते हैं कि उसके अंदर जिस्म के अंदर जो खून है वो सही काम कर रहा है, CBC देखते हैं, प्लेटलेट्स देखते हैं। इसके अलावा शुगर तो नहीं है उसको, कोलेस्ट्रॉल तो उसका बढ़ा हुआ नहीं है, ये बेसिक टेस्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जैसे हम लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर जो है हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो ये होता है कि हम लिवर पे फोकस करते हैं, हेपेटाइटिस B तो नहीं है, C तो नहीं है, लिवर का कोई और मसला तो नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं, एंड देन वी प्रोसीड विद द CT स्कैन। लिवर थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि उसमें किडनी से 2 है तो 1 दे दी, लेकिन लिवर के अंदर में एक ही लिवर है। हाँ। और हमने उसमें डोनर सेफ्टी को भी देखना है, उस लिवर को हमने ऐसे रिसेक्ट करना है कि जो डोनर है उसके पास तकरीबन 30 से 40% बचता है। ओके। और 60 to 70% उससे हम ले लेते हैं। और मतलब मैं सुना किडनी जो लिवर है उसके अंदर ये है कि वो ग्रो कर जाता है, वो ग्रो कर जाता है अगर हेल्दी हो तो ग्रो कर जाता है। और आप ये सोचें कि हैरत की बात है कि विद इन 2 months 3 months वो तकरीबन अपने नॉर्मल साइज पर वापस आ जाता है। देखिए ये अल्लाह की कुदरत है, डोनर के लिए भी आ जाता है और रेसिपिएंट में भी जाके बड़ा हो जाता है अगर कामयाब सर्जरी होती है। ये बड़ी सर ज़बरदस्त बात है। सर मुझे अगर मैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे से बात करूँ तो मुझे उसमें भी बताएगा कि कौन से शख्स, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कोई बहुत से लोग हमें देख भी रहे हैं और किसी के अगर फैमिली में कोई ऐसे कंप्लीट रीनल फेलियर की तरफ को चला गया है और कोई पोटेंशियल डोनर फैमिली में मौजूद है, वो क्या कर सकता है? देखिए मैं सबसे पहले ये सबको बताना चाहूँगा कि जो है डोनर को कुछ नहीं होता। असल में सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्ट है कि मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा
मैं अपनी रूटीन लाइफ नहीं गुजार पाऊंगा। तो उसको सबसे ये अहम है कि उसको हम गाइड करें कि भाई आपको कुछ मसला नहीं होगा, सवाए इसके कि चंद दिन आपको अस्पताल में रहना पड़ेगा, कुछ दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो सर्जरी होगी, जो गुर्दा निकलेगा या जिगर निकलेगा, उसके बाद आपकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो कम्प्लीटली हेल्दी होगी। कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा जो कि कोई हज़ारों लाखों में जाके किसी एक डोनर को कोई मसला होता है। अच्छा। बल्कि हमारे यहाँ तो हमने देखा है कि जो डोनर्स हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आम आदमी से ज़्यादा है, क्योंकि वो कॉन्शियस होते हैं कि यार मैंने गुर्दा दिया है तो मुझे अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल मेरा एक बज गया, मैंने उसको अच्छे से चलना है, उसको अच्छे से लेके चलना है। तो डोनर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक आम पॉपुलेशन से बल्कि ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने दिया होता है तो वो एक कॉन्शियस होता है कि यार मुझे सिगरेट नहीं पीना, मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, मुझे उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाना, ये सबसे मेरे लिए अहम है। तो डोनर्स को हमें सबसे पहले तो उसको जो लोग पीछे हट जाते हैं ना, उनको ये गाइड करने की ज़रूरत है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप सही रहेंगे, आप सही रहेंगे। जब वो एक दफ़ा अपना एक इरादा कर लेगा ना, तो बाकी टेस्ट हम अस्पताल में कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। तो फिर चलिए मैं कहती हूँ कि आज़ा किया, लेकिन मैं यहाँ पे जो लोग खून की एहतियात देने से भी घबराते हैं, मुझे बताएंगे खून की एहतियात देने से लोग कमज़ोर हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसमें तो नए बॉडी के सेल्स बनते हैं और ये हेल्दी है। जब आप देते हैं तो आपका जिस्म एक नए सेल्स प्रोड्यूस करता है और एक बेनिफिशियल रहता है आपके लिए, तो इससे किसी का भला भी हो जाता है। और आपके अंदर सबसे पहली बात ये होती है कि एक विलिंगनेस आती है कि मैं दूसरों की हेल्प करूं, और जो खुशी अपने अंदर एक खुशी महसूस होती है जो कि रूटीन के किसी भी काम से आपको नहीं मिलती। ट्रू। जब आप अपने जिस्म का कोई अतिया देते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। सही। अच्छा, हमारे से कॉलर भी मौजूद हैं, या साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मदिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल। पहले तमाम मेहमानों को सलाम। और मदिया, मैं ये कहूँगा कि आपने ना मॉर्निंग शो के जो इमेज को दोबारा बहुत अच्छा बेहतर कर दिया है। इस किस्म के प्रोग्रामों से बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन मेरा एक कंसर्न ये है कि सबसे बड़ी बात, इसके एक दो पहलू हैं, एक तो इखलाकी पहलू है, मजहबी पहलू है, और एक कानूनी पहलू है। मैं इस बात को समझना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अगर कोई शख्स हत्या करना चाहता है अपना ऑर्गन और वो वसीयत करता है, लेकिन उसकी वसीयत रिटन में नहीं होती, तो उसके घर वाले बहुत सारे, क्योंकि वो एक ऐसा जज्बाती माहौल होता है, उसके अंदर वो शायद वो समझते हैं कि वो मैयत की बेहरमती होगी, तो वो उसको नहीं दे पाते। अब ये कानूनी पहलू आ जाता है कि एक बंदे ने अगर कानूनी तौर पे हत्या करने के लिए कहा है, तो फिर तो उसको देना पड़ेगा। अगर नहीं कहा, सिर्फ आपने एक मोरली कह दिया है, तो इसकी बड़े फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि अभी बहुत बड़ी पुरानी तारीख नहीं है ऑर्गन डोनेशन की। 1954 में पहला किडनी डोनेट किया था किसी अपने भाई ने यूरोप के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। अब इसके पास अवेयरनेस जो है ना, इसकी अवेयरनेस इतनी ज्यादा है नहीं। जैसे खून के बारे में बड़ी मिथ से तो अब लोगों ने खून देने शुरू कर दिया, हत्या बहुत लोग देते हैं, पहले नहीं देते थे। तो इसको एजुकेट करने के लिए मोरली और लीगली इसमें बहुत सारे डॉक्टर साहब तो अपने काम करें, क्योंकि पाकिस्तान में इतने बेहतरीन डॉक्टर हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के, और काम भी कर रहे हैं। इसका एक मेडिकल पहलू तो अपनी जगह है, लेकिन बहुत बड़ा पहलू इसका जो है मजहबी और सकाफती है। इस पे काम करने की सख्त जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा, लोग डोनेट नहीं करेंगे। इसमें कुछ फरमाइए। आपने बात बहुत सही की, और मेरे ख्याल से इसमें जैसे हम पोलियो की वैक्सीन के हवाले से भी जब बात कर रहे थे ना, तो हम कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि मेंबर से भी इस हवाले से इस मसले को एड्रेस किया जाए कि जब जुमे की नमाज होती है तो उसके बाद वहाँ पे जो मेंबर पे जो हमारे उलमा मौजूद होते हैं, उलमा दीन, उनकी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो भी लोगों में इस हवाले से अवेयरनेस दें कि कितना ज़रूरी है कि आप किसी दूसरी इंसानियत की किसी अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक के काम अगर आप आ जाएँ तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। सर, वो जो उन्होंने पहले बात की कि अगर कोई शख्स ये बात करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आज मैं कहती हूँ कि जी मैं अगर इन केस मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो, मैं ब्रेन डेड हूँ, तो आई वुड ऑल्सो वांट कि मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएँ ताकि कोई और सांस ले सके, कोई और अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सके अपने प्यारों के साथ। लेकिन प्यारे अगर यूँ आड़े आ जाए, वो कहें नहीं जी तुम बेहुरमती है, चलो ठीक है इसने कहा था लेकिन नहीं हम इसको अलाउ नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में वैसे क्या हो सकता है? देखिए, आफ्टर डेथ जाहिर सी बात है सारी फैमिली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और ये डिसीजन जो है ना अल्टीमेटली फैमिली का होता है, और उनके किसी भी डिसीजंस की ना हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बीइंग नॉट एज अ डॉक्टर बट एज अ कम्युनिटी में भी, जैसे अगर आप घर का कोई बड़ा फ़र्द कोई फ़ैसला ले लेता है तो हम सब उसको ओबे ही कर रहे होते हैं। ऑल्दो बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं दिल में कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी ने प्लेज नहीं किया हुआ
ठीक है ना, या डिक्लेयर नहीं किया हुआ है और उसकी फैमिली मेम्बर जो है बिल्कुल भी विलिंग नहीं है, तो कोई भी लॉ नहीं है ऐसा कहता कि जी आप ज़बरदस्ती ये कर सकें। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, अभी जो डिजीज़ डोनेशन का जो पाकिस्तान में जो वर्जन है, जो अभी ये तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, PKLI में कुछ ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, SIUT तो पहले ही बहुत एक अरसे से और काफ़ी स्ट्रगल रही है अदीब साहब की और बाकी तमाम SIUT मेंबर्स की। इसमें जो है ना लॉज अभी बनने हैं, ठीक है ना। अब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने ना जो एक ड्राफ्ट किया हुआ है, एक बाई लॉज दिए हुए हैं, लेकिन वो बहुत जो है ना, जिसे कहना चाहिए कि बहुत ओपन है, उसमें भी बहुत कुछ चाहिए, ठीक है ना। फिर जो डिजीज डोनेशन है ना, इट्स नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है ना, इट इज़ उसका एक सिस्टम होता है। जैसे मैं जब US में गया था, US में मैंने जब ट्रेनिंग की वहाँ पर, तो वो एक सिस्टम है, मतलब हर हॉस्पिटल के साथ ना एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता था, ठीक है ना, एक लीगल एडवाइज़र होता था, ठीक है ना, पूरी एडवाइजरी रिपोर्ट होती थी, जो कि डॉक्टर्स का काम नहीं है कि उस फैमिली को काउंसिल करे कि जी आप ये जो है ना ऑर्गन डोनेशन कर दें, ये एक लीगल टीम का काम होता है, ठीक है ना। वहाँ भी बहुत सारे ऐसी फैमिलीज होती थी जो नहीं करना चाहती थी, ठीक है, तो वो नहीं होता था, वो डोनेशन नहीं होता था। तो जो जहाँ तक कानूनी है ना, जैसे ये सवाल था, उसमें ये कि हॉटा ने बाईलॉज बनाए, लेकिन उसको अभी और रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, अभी से मजीद काम अभी उसमें मजीद काम होना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सेंटर्स आपके ऐसे डेवलप हों। देखिए हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली आप कराची में निकल जाएं तो आपको हर एक एरिया के बाद ना एक छोटा सा हॉस्पिटल नज़र आ जाएगा, ठीक है ना, छोटा क्लिनिक नज़र आ जाएगा। ऐसा नहीं होता कहीं भी, ठीक है ना। वहाँ जो एक यूनिफॉर्म सिस्टम है, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं, जी जी, तो उनको मैनेज करना आसान होता है, ठीक है ना। अभी आप नॉर्थ नाज़ाबाद वाली साइड पे चले जाएं, ऑनेस्टली आपको रोड पे जो है ना, मेरे ख्याल में कोई दर्जन के करीब उससे ज़्यादा हॉस्पिटल्स आपको दिख जाएंगे। अब वहाँ किसी की ब्रेन डेथ हो रही है, तो सिस्टम तो कैसे उसको कैडर करेगा, आप मुझे बात बताएं ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो सिर्फ फैमिली ही नहीं, पूरे सिस्टम को, पूरे लॉज को, पूरी एडवाइजरी बोर्ड होगी को इस हवाले से ना, मेरे ख्याल से वाकई आपने जैसे अवेयरनेस वेनी के लोगों में ये अवेयरनेस पूरे सिस्टम के लिए होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल ये भी आया है कि किस उम्र तक जो है ब्लड डोनेट किया जा सकता है कि वो हेल्दी रहे? देखिए वैसे तो 60 ईयर्स है, 18 टू 60 ईयर्स। 18 जो लीगल एज है जिसमें आप कॉन्सेंट दे सकते हैं, अप टू 60 ईयर्स। लेकिन अप टू 80 ईयर्स तक है कि दिया जा सकता है, अगर हेल्दी हैं और वो है सब कुछ ठीक है, तो अप टू 80 ईयर्स भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ऑर्गन डोनेशन भी कर सकते हैं। सर बहुत सी जगहों पे तो ये जेंडर का भी मैं देख लेती हूँ कि आज प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे किसी का ऑपरेशन था और ओ नेगेटिव खून चाहिए था, तो मैंने कहा मैं पहुंचती हूँ, मुझे रास्ते में जब मैं डोनेट करने जा रही थी तो मुझे कॉल आ गई, जी हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं किसी खातून से ब्लड नहीं लेना। सर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वो भी अच्छा बड़ा हॉस्पिटल था और उन्होंने मना कर दिया, तो फिर और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो सिर्फ आपका जो है ना एक CBC टेस्ट करते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन, आपके WBC, प्लेटलेट की एक क्रिटिकल नंबर को चेक कर रहे होते हैं और फिर वो असर्टन करते हैं कि आप डोनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो पार्ट डॉक्टर प्ले कर देता है, वो टेक्निकल चीज़ जो है। अलबत्ता रिफ्यूज़ल जो है जिन लोगों को होता है, तो उनमें ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो तशखीस नहीं हुई होती। मिसाल के तौर पर किसी का प्लेटलेट काउंट बहुत क्रिटिकल लेवल से कम है, हीमोग्लोबिन कम है, पहले उसको आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, उसको पता नहीं था लेकिन वो डोनर बनना चाह रहा है, या खुदा न खासा हेपेटाइटिस B और C में से कोई पॉजिटिव आ गया है, तो ये इस वजह से डोनेशन रिफ्यूज़ होता है। जेंडर की वजह से रिफ्यूज़ होना तो मतलब एक पहली दफ़ा सुना है ये। जी मैंने पहली दफ़ा सुना था, क्योंकि मैं रास्ते से वापस लौट रही थी कि उन्होंने कहा जी किसी खातून से नहीं लेना, तो मुझे बहुत बुरा भी लगा था कि भाई ये कितनी एक अजीब सी बात है। तो सर अभी जैसे एक सवाल ये भी जैसे आया कि मैंने डॉक्टर नारंजन लाल भी यही बता रहे थे कि लोगों के अंदर ये मिथ है कि जी अगर आपकी 2 किडनीज में से आप एक किडनी अगर अपने किसी बहन भाई को डोनेट कर देते हैं, जो अगर एक किडनी वाला इंसान रह गया तो उसकी जो बाकी की जो ज़िंदगी है ना, वो तो दवाइयाँ खाते खाते गुजरेगी, तो और उसकी ज़िंदगी जैसे बोल अब इसको एड्रेस भी किया कि उसके लाइफ टाइम स्पेंड कम हो जाएगा, कि ऐसा है? ये प्लीज़ मैं चाहती हूँ मिथ्स क्लियर करें लोगों के लिए। देखिए इसमें जो है SIUT ने जो है एक हमारे पास तो तकरीबन 50 साल का डेटा है पिछले, हम 50 साल बल्कि इससे तकरीबन इतने हो गए हमें किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए, तो हमारे पास एक तकरीबन 1 लाख लोगों का डेटा है जिन्होंने अपनी किडनीज दी हैं इस तरह के, मतलब
7,000 तो वो लोग हैं, और जो उनके जितने भी हमने सारा किया है, तो जिन जिन लोगों को हमने देखा है उसमें जो पेशेंट्स हैं, उनके जितने लोगों ने डोनेट किए किडनी, दे हैड अ बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। जैसा भी नरेंद्र ने जैसे उन्हें कि वो कॉन्शियस हो जाते हैं। हम लोग तो उनको हर साल बुला के उनके सारे टेस्ट वगैरह करते हैं। ओके, हमारा जो सिस्टम है वेस्ट में भी यही सिस्टम है। ईयरली आप सारे उनके शुगर का, ब्लड प्रेशर का, यूरिक एसिड का, कोलेस्ट्रॉल का, ये सारे टेस्ट हम करते हैं, पूरा पैनल हम करते हैं जी। एवरी ईयर हम उनको बुलाते हैं, करते हैं, और फिर वो हमारे पास भेजते हैं कि भाई इनका किडनी का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, इनको आप देखिए। हम उनको देखते हैं, उसके हिसाब से उनको एडवाइस करते हैं। दे हैव अ बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। ये देखा ना, एक मिनट तो आपकी यहीं क्लियर होगी, तो अपना थोड़ा सा दिल बड़ा करें। छोटी सी ब्रेक के बाद जो है, मैं क्योंकि मैं इस बात को चाहती हूँ दोबारा से हम आपके सामने भी रखें, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद फेम हो जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के शो में हमारे जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, आपको बताएं कि आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट शो कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का टॉपिक है जिस्मानी आज़ा के अतियात के हवाले से, ब्लड डोनेशन के हवाले से, जो कि किसी और कीमती जान को, यानी कि आप इस दुनिया से जाते जाते भी एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ख़ुद तो आप इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन साथ में जाते जाते अपने ऑर्गन डोनेशन के थ्रू आप बहुत से लोगों को बचा सकते हैं। और अब जो ऑर्गन डोनेशन का जो तस्वुर है, वो जो पाकिस्तान में अब लोग बड़ा खुल के इस पे सामने भी आ रहे हैं। मुझे याद है मैंने बचपन में देखा था कि मिस वर्ल्ड जब ऐश्वर्या राय बनी थी, तो उन्होंने आते साथ एक बड़ा ऐड आता था, और वो कहती थी कि मेरी ये खूबसूरत आँखें, मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मैं अपनी इन खूबसूरत आँखों को अतिया कर दूँ। उस वक्त हमें समझ में नहीं आती थी कि ये डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन क्या चीज़ होती है। लेकिन उसके बाद फिर अपने होशो हवास हमने देखा कि किस तरीके से एडी साहब ने जाते जाते अपनी बेनाई भी, मतलब उस शख्स ने इतने अतियात दिए कि जाते जाते अपनी आंखें भी उस शख्स ने अतिया कर दी कि उनकी आंखों से कोई और शख्स जो है वो इस ज़िंदगी की रानाइयाँ देख सकता है। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि किडनी अगर आप डोनेट करते हैं तो लोगों को बहुत डर है कि पता नहीं किडनी डोनेट कर देंगे तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी जो है वो कम हो जाएगी, और पता नहीं फिर क्या होगा, एक किडनी पे ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होगा, कितनी तकलीफ़ें आएंगी, फिर हर बीमारी आप पे हमला कर देगी। और लोग ये कहते हैं कि जी अगर एक किडनी वाले शख्स को तो हर छोटी मोटी चीज़ सबसे पहले आके लगती है। तो ये मिथ्स जो है ना, ऐसी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे दिमागों में बैठे हुए, हमारे डॉक्टर्स क्लियर करेंगे। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से दोबारा इस सवाल से बात करूँ, मेरे साथ मौजूद है जनाब कामरान सोहरवर्दी भाई। आप तमाम तो लोग इनको जानते हैं, कारी हैं, नातख्वान हैं, और रमज़ान ट्रांसमिशन में हम अपनी ट्रांसमिशन की इब्तिदा इन्हीं के सेगमेंट से, जिसमें वो तिलावत कुरान पाक कर रहे थे, उनसे उसका आगाज़ करते थे। और सबने इनकी नात भी सुनी हुई है, इनकी आवाज़ कितनी बुलंद है वो सुनी हुई है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि कामरान भाई ने अपने भाई को अपनी किडनी ट्रांसप्लांट डोनेट जो है वो की हुई है। कामरान भाई मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे मदिया, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक कामरान भाई, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ही करम। मोहम्मद, मुझे ये बताइए कामरान भाई, लोग जानना चाहते हैं कि आपने अपने भाई को किडनी कौन से ईयर में डोनेट की थी, और उसके बाद से आपकी ज़िंदगी में आपकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2001 2 फरवरी 2001 में मैंने डोनेट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को तकरीबन 24 साल हो गए। हाँ बिल्कुल। तो अल्लाह के फजलो करम से लोगों ने पहले बहुत डराया मुझे कि भाई आप वेट नहीं उठा सकते, भाग दौड़ नहीं कर सकते, कोई खेल कूद नहीं कर सकते, इसके अलावा शादी होगी आपकी तो औलाद नहीं होगी, और फला फला फला, अल्लाह माफ करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने 2001 में जब किडनी डोनेट की है, तो उसके बाद मैंने मार्शल आर्ट भी किया है, वेट लिफ्टिंग भी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव रहा हूँ। और 2010 में मेरी शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप माशा से आप नातख्वान भी हैं, और आपकी वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि इतनी पावर नहीं रहेगी आप में, तो आप तो जब पढ़ते भी हैं, और जहाँ तक आपकी आवाज़ की थ्रो है। जी ऐसा है कि मैं जब ऑपरेशन के लिए, ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के लिए जब मैं ओटी में गया, तो मुझे एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए। तो बहुत सारे बातें करते करते मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, आप टेंशन न लें। मुझे कहना कि आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा।
मैंने कहा नहीं जी कोई फोर्स नहीं कर रहा, किसको दे रहे हैं? मैंने कहा भाई को दे रहा हूँ। तो कहने लगे आप परचेज भी तो कर सकते थे। मैंने कहा नहीं जी मेरा भाई है वो, तो मैं किसी को तकलीफ क्यों दूं? अपने भाई के लिए मैं ये कुर्बानी खुद दे रहा हूँ अपनी खुशी से। तो वो मुझे कहने लगे कि यार क्या करते हैं आप? मैंने कहा जी फला फला मैं इस तरह काम करता हूँ और ये नात ख्वानी का मेरा शौक है। तो वो कहने लगे पहले नात सुनाए। जब मैंने नात सुनाई तो डॉक्टर साहब रोने लगे, आंखों में उनके आंसू थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने डॉक्टर साहब आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा दोबारा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, आप बताइए मुझे क्यों रो रहे हैं? तो वो मुझे कहने लगे यार आप जब ये किडनी डोनेट कर देंगे, मैंने उनको वो कलाम सुनाया था, मैं तो पंजतन का गुलाम। तो बहुत बुलंद आवाज से सुनाया मैंने। तो मुझे कहने लगे कि यार आप बाद में इतनी आवाज से पढ़ नहीं सकेंगे। तो मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी अहले बैत की और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की जो मनक़बत और तारीफ मैं करा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी का यही एहसास है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, मैं आपको आगे दोबारा सुना के जाऊंगा कि इंशाअल्लाह आवाज इससे और मजीद बुलंद होगी, कम नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात है। और वो अभी तो दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिर मैं कुछ अरसे के बाद वहाँ गया दोबारा SIUT, उन डॉक्टर के पास गया और जाके मैंने उनको दोबारा वो कलाम सुनाया और वो बहुत खुश हुए मेरी इन बातों से। और हमें भी यकीन माने जब आप इस वाक़या सुना रहे हैं हमें भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कामरान भाई हम तो आपको सुनते भी हैं, वो तो आपने हमें एक बार ट्रांसमिशन में बताया तो हम खुद हैरान रह गए कि अच्छा आपने किडनी ट्रांसप्लांट की हुई। आपके वैसे वो भाई ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाई। क्या बात है, बिल्कुल सही। और इसी इतनी खूबसूरत बात से मैं आपसे इजाज़त भी लूँगी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ कामरान में मौजूद थे। और डॉक्टर साहब जैसे उन्होंने इतनी अच्छी बात की कि रसूल पाक जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई गोया से पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई, वैसे क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और क्या ख़ास ख्याल? जैसे हमने इन्होंने तो किडनी डोनेट की है, तो जिन्होंने लिवर जो डोनेट किया होता है, ऑफकोर्स लोगों के बहुत सारी सवालात होते हैं इस डोनेशन को लेके, किन किन चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन उनको हो सकती है और किन किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए? वैसे क्योंकि लिवर जो है थोड़ा सा पेचीदा ज़्यादा है। जी जी। उसकी वजह यह है कि किडनी में तो 2 किडनीज होते हैं, तो हमने 1 किडनी ले ली। लिवर एक ही होता है। हाँ। लेकिन लिवर में सबसे अच्छी बात यह है कि लिवर में अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि लिवर ग्रो कर जाता है। और अराउंड अक्सर मरीज आके हमसे यही सवाल पूछते हैं कि कितना आप जिगर लेंगे। उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है कि थोड़ा सा हिस्सा दिया जाएगा। तो खैर मैं इनको बताना चाहता हूँ कि देखिए जिगर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। और जिगर की कुदरती तौर पर जिगरा होना चाहिए, जिगर देने के लिए भी जिगरा होना चाहिए। तो जिगर के 2 हिस्से होते हैं, एक राइट लोब होती है, एक लेफ्ट लोब होती है। राइट लोब तकरीबन 60 से 70% होती है और लेफ्ट लोब जो होती है वो 30 से 40% होती है। अगर हम किसी बच्चे को डोनेट करते हैं, जैसे कोई फादर अपने बच्चे को डोनेट करता है तो वो लेफ्ट लोब हम उससे लेते हैं। और अगर कोई किसी बड़े को डोनेट करता है तो फिर उसको राइट लोब लेना होता है। तो विच इज़ ए बिग क्वान्टिटी। लेकिन सबसे अच्छी बात लिवर के अंदर ये है कि लिवर ग्रो कर जाता है और अराउंड जो है ना विदिन 1 मंथ वो बहुत मेजर साइज ग्रो कर लेता है और 3 महीने के अंदर अंदर वो ऑलमोस्ट नॉर्मल साइज पर हो जाता है। बहुत सारे डोनर्स ने आके हमें बताया कि सर ट्रांसप्लांट के बाद जो जब लिवर ग्रो करता है, जैसे खून जब आप डोनेट करते हैं खून ग्रो करता है तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है और आपकी जैसे आपने कहा ना चेहरे पे ग्लो आ जाता है, फेशियल वाला ग्लो आ जाता है, देखने से पता चलता है कि ये ब्लड रूटीनली डोनेट करता है। इसी तरीके से पेशेंट्स ने आके हमें बताया कि जब हमने डोनेट कर दिया उसके बाद जब लिवर ग्रो किया तो नाउ इट्स अ न्यू लिवर। और तो वो जो था ना, अच्छा हम लोग ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा सा मजाक में जाके डोनर से कहते हैं यार आप लोग आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या थी, आप खाना कैसे खाते थे, आपका जिगर ने हमें रिसेक्शन करते हुए तंग किया। तो अंदाजा हो जाता है उसकी डाइटरी हैबिट्स का, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल का। अब एक इंसान बताते थे कि जिगर बताते, क्योंकि देखिए अगर एक शख्स जो है ना उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और जब बॉडी की डिमांड थी, अब रात को जो है ना जाके उसने इतना हैवी खाना खा लिया जो हमारे यहाँ होता है माशाल्लाह। हमारा लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं है ना, डाइटरी हमारी हैबिट्स मेंटेन नहीं है। हम क्या करते हैं कि भूखे रह रहे हैं, फिर एक साथ जब खाना खाने बैठे हैं तो फिर बुफे सिस्टम जिसे कह लें या फिर शादी में देख लें कि कितनी फैट्स हैं कि खाने में फैट। और रात में जो ढाबों पर वगैरह पे बैठ के चाय पीने का भी अब कल्चर बड़ा आम हो गया। वो उसके अंदर आपको पता देखें उसमें अब होता ही है कि जब वो सारा का सारा खाना इंसान खाता है, अब वो ब्लड लेने पहुंच जाता है, वो सारा उसने ब्लड ने लिया कि इतने कोलेस्ट्रॉल है, इतनी फैट है, इतनी चीजें, अब ऑर्गन को लेने पे तैयार नहीं, इसलिए कि बंदा तो सो रहा है तो उसकी उससे यूटिलिटी नहीं है, तो अल्टीमेटली लोड सारा लिवर पर आता है।
तो ये जो इंसल्ट्स होती हैं जो कि जिनके डाइटरी लिवर का हैबिट्स, रंग बदला हुआ होता है, क्या होता है वैसे? एक अच्छे लिवर के जब आप कर रहे होते तो आप क्या देख के कहते हैं वाह क्या कमाल लिवर है, वो कैसे देखने में कैसा होता है ये बताइए? जैसे लिवर का जैसे कलर रेडिश पिंक है तो इट्स वेरी क्लियर हमें लिवर का कलर नजर आता है। हल्का सा फैटी लिवर होगा तो थोड़ा सा येलोइश टिंज हो जाएगा, हल्का सा ब्राउनिश टिंज हो जाएगा, फिर उसकी फील होती है, व्हेन यू फील इट तो आपको पता चलता है कि वो कैसा है। फिर व्हेन यू ट्रांजैक्ट जब आप उसको रिसेट करते हैं तो उस वक्त पता चल रहा होता है कि ये ना लिवर की कितनी इंसल्ट हुई है। ओए होए। तो हम अक्सर फिर डोनर से जाके ना मैं फिर मजाक में बोलता हूँ यार आपकी लिवर ने मुझे सब बता दिया कि आपकी हैबिट्स क्या हैं। लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर दिस पेशेंट, जैसे डॉक्टर नरंजन ने बात की कि मरीज खुद बहुत एक डोनर की लाइफ आफ्टर डोनेशन बहुत स्टेबलाइज हो जाती है। घर वाले उसका सारा ख्याल रखते हैं, वो खुद अपना ख्याल रखता है, दे बिकम वेरी डिसिप्लिन्ड एंड इट्स नेचुरल। तो उनका सबसे पहले तो कमर, उनकी पेट जो निकला हुआ होता है वो अंदर चला जाता है। पहले तो हम भी अंदर करते हैं क्योंकि फैटी लिवर हम नहीं ले सकते। तो सर जो है डॉक्टर जहांजेब जो है, जब हम फाइनल डोनर को जब सिलेक्ट करते हैं तो सर को जाके दिखाते हैं तो सर सेंट्रल ओबेसिटी देखते हैं कि यार नहीं इसको देखें, इसका पेट निकला हुआ। तो डोनेशन से पहले ही हैव टू। सर इस लोग तो ये भी समझेंगे कि लिवर डोनेट करने से आपका पेट अंदर चले जाते लोग, स्मार्ट हो जाएंगे। इट्स एन हेल्दी प्रोसेस। देखिए लिवर डोनेशन से पहले यू नीड टू बी फिट, तो आपकी सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। सर मेरे वैसे आपसे ये भी पूछना है, जो आजकल लोग इतने सिगरेट्स पी रहे हैं, डिफरेंट किस्म के जो नशे भी आ गए हैं, जो लोग ड्रिंक भी करते हैं, तो इनके क्या ऑर्गन्स अगर वो डोनेट करना चाहें वो हेल्दी होते हैं और इनके ऑर्गन फेलियर के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं? लेकिन उससे पहले मेरे साथ मौजूद है मिसेस शाह, रिलीजियस स्कॉलर है। ज़रा मैं रिलीजियस पहलू के वाले से भी उनसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह की रहमत है तमाम सुनने और देखने वालों पर। इलाही आमीन। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम अगर देखें हमें इस्लाम में, क्योंकि जैसे हमारे पहले कॉल भी हमारे साथ मौजूद थे कामरान भाई, और ये बात कर रहे थे कि जिसने एक इंसानियत की जान बचाई, एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मुझे बताएं कि अब अगर हम दीन के लिहाज से शरई एतबार से देखें, अगर आपके जिस्म का कोई आज़ा जिसको देने से आप भी हेल्दी रहें और किसी और की भी ज़िंदगी बच जाए, तो इसकी क्या तारीफ है, आप इसको कैसे देखती हैं शरई एतबार से? बहुत खूबसूरत पहलू रखा है आपने और इतनी बेहतरीन गुफ्तगू पहले ही हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि पहली सूरत तो जो इस्लाम हम बताता है और हम रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते हैं, वो ये है कि इंसान अपने आज़ा का मालिक नहीं है, अपने जिस्म का मालिक नहीं है, इसीलिए खुदकुशी भी हराम की गई। मगर बसूरत दीगर एक ज़रूरत पैदा हो गई कि अगर आपका थोड़ा सा कुछ ऑर्गन देने से किसी की ज़िंदगी बचती है, तो जैसे आपने कहा कि किसी ने एक इंसान को बचाया, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो इस ज़रूरत के पहलू में 3 शर्तें रखी जाती हैं। पहली शर्त ये है कि जो डोनर है वो खुद सेहतमंद होना चाहिए और आफ्टर डोनेट उसको कोई मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। जो रिसीवर है उसको मेजर फायदा होना चाहिए। जो रिसीव कर रहा है उसका डोनर को, वो रिसीव जो करते वक्त उसको बड़ा फायदा जिंदगी में होना चाहिए। तीसरी और अहम मुख्तसर शर्त ये है कि पैसे ना दिए जाएं जिसने डोनेट किया है, पैसों का लेन देन बिल्कुल ना किया जाए। आज़ा एक लीवर थोड़ा सा ट्रांसप्लांट हो जाता है और गुर्दे जो जैसे कि इस प्रोग्राम पे बात हुई है, इसमें पैसे ना दिए जाएं जिससे आपने डोनेट करवाया है। और इसी तरह से जैसे कुछ लोग मरने के वक्त एक वसीयत कर देते हैं, तो ये वसीयत करना भी मना किया जाता है रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आपके अकरबा में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा फर्द है कि आपके खुदा न खासा मरने के बाद उसका ये आज़ा उसके काम आ सकता है, तो आप ऐसी शर्त रख सकते हैं। वो शर्त भी यही है कि जो शर्तें माशाल्लाह आपके प्रोग्राम में बता दी गई हैं कि किसी को मेजर फायदा होना चाहिए उसको। सही, ठीक है जी। और देखें जब भी कोई इंसान नेकी करता है उसकी बरकत मिलती है, उसकी सेहत में भी, उसके अमाल में भी और उसकी अगली जिंदगी के अंदर भी। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया जी। मिसेस शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। सर डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि हमारे चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो आंखों के एहतियात हो, क्या इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो सहूलियात हैं वो अच्छी तौर पर मौजूद है, पूरी मुयसर है हमें? देखिए जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक तो कम है। डेफिनेटली इससे कहीं ज़्यादा ट्रांसप्लांट सेंटर्स भी होने चाहिए, हॉस्पिटल्स भी होनी चाहिए, ये इतने इनफ नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट हम तक पहुंच भी नहीं पाते बेचारे, क्योंकि ये सारे सेंटर्स जो हैं बिग सेंटर्स में हैं। अब किसी को 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ रहा है, फिर उस बेचारे की कराची में या किसी भी बड़े सेंटर के पास कोई रिहाइश नहीं है, तो उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में टाइम लगता है।
सर मुझे बताएं तो फिर किस तरीके से आप लोग इसे देखते हैं? जैसे मुझे जानना भी चाहिए थी कि अगर कोई शख्स जो ब्रेन डेड है और वो उसके ऑर्गन्स के घर वाले कहते हैं कि आप उसको डोनेट कर सकते हैं, उसके ऑर्गन्स के बाद वैसे कितना टाइम होता है कि वो रिसीवर तक पहुंच जाए तो वो ठीक रहेगा और अगले के लिए भी फ़ायदेमंद होगा? देखिए, असल में ये टाइम पीरियड होता है जब ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अब ब्रेन डेड डिक्लेयर किया है तो उसके बाद जो वो आईसीयू की टीम है वो उनसे बात करेगी कि आप ऑर्गन्स डोनेट करना चाह रहे हैं। तो जब वो आईसीयू की टीम ओके करेगी तो वो जो ट्रांसप्लांट सेंटर है उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी कि आप आ जाएं और आके ऑर्गन रिट्रीव करें। तो ये है कि तब तक पेशेंट को वेंटिलेटर पे ही मेंटेन रखते हैं और फिर ऑर्गन टीम जो है वो पहुंच जाती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि जो ऑर्गन डोनेशन थी वो पेशावर में हो रही थी और जो टीम है वो लाहौर से गई थी। तो पेशावर से लाहौर मेरे ख्याल में 7 से 8 घंटे में वो पहुंच गए होंगे। पहुंच के उन्होंने ऑर्गन रिट्रीव कर लिए होंगे। तो इतना टाइम है उसमें कि उतना उस कर सकें। एक होता है कि जैसे बहुत बड़ा अगर कंट्री है उसमें पहुंचने में मुश्किल है तो उसमें बाय एयर सहूलत मुहैया की जा सकती है। उसमें उन्होंने स्पेशल जो है एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स अरेंज करके रखे होते हैं ताकि फ़ौरन टीम भी पहुंचे और फ़ौरन रिट्रीव करके जिस जगह पे ट्रांसप्लांट होना है वहाँ ऑर्गन पहुंच भी जाए। लेकिन हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज में भी विदाउट मतलब बाय एयर या इस तरह की स्पेशल सहूलतों के बगैर भी कर सकते हैं सब कुछ। ऐसा नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं। अब तो हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, जुल्फ़िकार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप कर रही हैं मदिया नकवी साहब? जी मदिया नकवी बात कर रही हूँ। मैं ये घर सवाल कर रही है, ये कौन सी एज तक वो ब्लड दे सकते हैं, कितनी एज तक? दूसरा सवाल ये है, शुगर वाले ब्लड प्रेशर वाले दे सकते हैं? शुगर वाले और ब्लड प्रेशर वाले आप दे सकते हैं खून का? अच्छा चलिए ठीक है सर, आप बता दीजिए इनको। शुगर वाले ब्लड डोनेट कर सकते हैं? और देखिए, ब्लड डोनेशन में जो है ना कोई ऐसी रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर सरफराज ने भी कहा था कि 18 ईयर्स एंड प्लस, मतलब वो मैच्योर हो, अपना डिसीजन ले सके। जाहिर सी बात है, नाबालिग, हमारे यहाँ तो एज 18 ईयर्स इज कंसिडर टू बी अब मैच्योरिटी ना, तो उससे नीचे वालों को हम नहीं अलाउ कर सकते। लेकिन ये कि 18 एंड प्लस, इर्रिस्पेक्टिव के वो ब्लड शुगर है उनको, ठीक है, या इर्रिस्पेक्टिव के वो हाइपरटेंसिव हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये अलग बात है कि वो जब ब्लड डोनेट होता है, जाहिर सी बात है डोनेट होने के बाद उसकी स्क्रीनिंग होती है। उस स्क्रीनिंग में जो है ना फ़ायदा देखें डोनेट करने वाले का भी है, ठीक है। उसको पता ये बात चल जाता है कि जी आप में कोई वायरस है या कोई ऐसी चीज़ मौजूद तो नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज कितने लोग हैं जो साल में रोजाना अपने जो है ना टेस्ट कराते हैं? नहीं कराते। बिल्कुल सही बात। लेकिन डोनेशन से एक चीज़ तो है ना कि ये पता चल जाएगा आपको कि जी कोई वायरस तो रन नहीं कर रहा, कोई बीमारी तो रन नहीं कर रही है। तो देखिए, अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो आप देंगे, सदका करेंगे, चीज़ें देंगे तो आपको बेनिफिट तो होना है। हाँ, किसी ना किसी शक्ल। ये आपने बात बड़ी अच्छी की सर। हमने रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हम हमेशा हर साल हम इस बात पे एम्फसाइज़ करते हैं कि हमारे तो वैसे भी खून की एहतियात में देखते हैं कि लोग कितनी कमी आ जाती है। तो रमज़ान में जो थैलेसीमिया सेंटर्स हैं वो आके बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई रमज़ान में हमारे पास लोग आते नहीं हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, विच इज़ वो बहुत पेनफुल है उन लोगों के लिए भी जिनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर के हैं। तो सर कितना क्या कोई नुकसान हो सकता है अगर आप रोज़े के हालत ब्लड डोनेट करेंगे? वैसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, ये तो एक रिलीजियस एस्पेक्ट है विच जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर ही बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है। लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ मेडिकल पर्सपेक्टिव से कहना देखिए, मेडिकल पर्सपेक्टिव से ये है कि अगर आप अगर आप हैं फास्टिंग में और उसमें कोई हर्ज नहीं है ब्लड देने की, मैं रिलीजियस एस्पेक्ट को ना भी इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसको टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन लेट सपोज आपने इफ्तार कर लिया, इफ्तार करने के बाद भी तो आप जाग ही रहे होते हैं ना, सुबह तक जाग रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब उनकी हैबिट होती है रमज़ान में कि जी वो पूरी रात जागते हैं और पूरा दिन सोते हैं, तो इफ्तार के बाद भी वो ब्लड दे सकते हैं। कोई ऐसा कोई इशू तो नहीं है। मतलब मैं आपने खजूर जो शरबत पी होती है ना, उसका कहीं सही इस्तेमाल करें। जो अपनी शुगर आपने एकदम बढ़ा दी होती है। मुझे एटलीस्ट मुझे तो नहीं नज़र आता मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी लोग भी शायद इत्तेफाक करें इस बात से कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई हर्ज नहीं है इसमें आता। और सर वो जैसे मैंने इनसे पूछा कि किडनी ट्रांसप्लांट के वाले से, तो लिवर ट्रांसप्लांट जैसे एक टाइम पे मुझे याद है ट्विटर पे स्पेशली लोग ट्वीट करते थे सुषमा स्वराज को कि प्लीज़ हमारे बच्चे की सर्जरी होनी है, लिवर ट्रांसप्लांट होना है, क्योंकि वहाँ पे सस्ता इलाज भी था भारत में। तो फिर वहाँ पे हम देखते थे लोग जाते थे। अब वो तमाम तर सहूलियत जिनकी वजह से लोग भारत जाते थे, वो तमाम तर सहूलियत पाकिस्तान में मौजूद हैं लिवर ट्रांसप्लांट को लेके? जी, लिविंग डोनेशन को लेके जो है ना वो तमाम सहूलियात अब मौजूद हैं और पूरे हर प्रोविंसेस में
काफ़ी हद तक जो है ना सेंटर्स इस्टेब्लिश हो सकें, और बहुत सारे तो ना मतलब मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट फंडेड है, ठीक है जी। देखिए ये सर्जरी जो है ना इस पे कॉस्ट बहुत आती है, ठीक है ना। अब क्या कॉस्ट आती है? देखिए मैं आपको लिवर ट्रांसप्लांट का बता देता हूँ। लिवर ट्रांसप्लांट जो है ना 6 मिलियन रुपीस की सिर्फ सर्जरी है, ठीक है, 6 मिलियन, ठीक है। अब वो देखिए उसको अगर हम ब्रेकअप करें तो उसकी जी 60 लाख के करीब। अब आप उसको ब्रेकअप करें तो ऑपरेटिव कॉस्ट है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉस्ट है, बहुत सारे स्टफ आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो कि नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। क्योंकि ना देखिए आप लिवर कट कर रहे हैं और एक रिसिपिएंट है जिसको लगना है वो लिवर, वो सर भी फैमिली भी हो सकता है या फैमिली से बाहर का बंदा भी कर सकता है आराम से? देखिए आइडियली जो है मतलब ये जो सारे बाईलॉज डिफाइन किए हैं, ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो पाकिस्तान की है उसने डिफाइन किए हैं, और उसमें जो है ब्लड रिलेटिव्स जो हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे अभी जो रिलीजियस स्कॉलर आई थी ना, जी, अगर आप नॉन रिलेटेड करना शुरू कर दें, ठीक है, तो फिर ट्रैफिकिंग नहीं होगी इसमें जो लेकिन है इससे पैसे की लेन देन नहीं होनी चाहिए। अच्छा ब्रेक अभी उन्होंने कहा था कि लेन ब्रेक आगे जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम ऑर्गन डोनेशन के वाले से बात करें, खून की एहतियात के वाले से बात करें, और अभी जैसे हमारे साथ कॉलर मौजूद थे और उन्होंने सर एक सवाल पूछा था, क्या डायबिटीज़ के पेशेंट क्या ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और साथ में ये भी बताएगा कि अगर कोई शख्स से प्लेज करे कि जी मैं अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता हूँ लेकिन वो डायबिटीज़ का पेशेंट रहा हो, सो क्या उसके ऑर्गन्स लिए जा सकते हैं? उसके ऑर्गन्स हेल्दी हैं कि वो किसी और को दिए जाए, वो फिर आगे हेल्दी ज़िंदगी गुजारे? देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन में तो कोई ममानियत नहीं है। जो भी जिस तरह का भी, अगर वो हेल्दी है, ओवरवेट नहीं है, अंडरवेट नहीं है, और हीमोग्लोबिन 11 से ज़्यादा है उसका, और कोई एडिक्शन वगैरह नहीं है, कोई वायरल डिजीज़ नहीं है, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV ये नहीं है, तो ब्लड डोनेट कर सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, दिल का मसला ना हो कि ब्लड देने से जो है वो दिल का मसला सामने आ जाए या अटैक हो जाए, उसको दिल पे स्ट्रेस हो जाए, तो वो वाली एक चीज़ है। लेकिन डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का मसला नहीं है उसमें। हाइपरटेंशन वाले, डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो है वो और ऑर्गन अगर अपने देना चाहें तो वो एक प्रॉब्लम है कि वो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि सर वो सारे ऑर्गन कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका डायबिटीज़ को कहते हैं A to Z तक जितने भी ऑर्गन हैं सारे ऑर्गन इफेक्ट होते हैं डायबिटीज़ से। तो उसमें जो है लिवर भी किसी न किसी हद तक इफेक्ट होता है, उसमें नॉन अल्कोहलिक स्टेटिव हेपेटाइटिस हो जाता है, नैश एक कंडीशन है वो हो जाती है, किडनीज भी इफेक्ट होती हैं, उसमें डायबिटिक इसका मतलब दे कैन नॉट डोनेट ब्लड, they can donate blood but if they are fine, their hemoglobin is more than 11, sugars are controlled and they don't have heart disease, तो वो दे सकते हैं। लेकिन अगर वो अपना लिवर देना चाहें तो वो नहीं दे सकते, किडनी देना चाहें तो वो नहीं दे सकते, आइज़ के लिए भी प्रॉब्लम है उनकी, कोई और चीज़, वो पेनक्रियास तो ऑलरेडी ख़राब होता है, उनका डायबिटीज़ है उनको, तो वो और कोई चीज़ डोनेट नहीं कर सकते सिवाय इसके। हाइपरटेंशन जिनको है, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, वो अगर एक दवाई पे कंट्रोल है ब्लड प्रेशर तो वो कोई भी ऑर्गन दे सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं। यानी कि अगर कोई ऐसा ब्लड थिनर ले रहे हैं, ब्लड थिनर जो है वही लेगा जिसका हार्ट का प्रॉब्लम होगा। ओके, जो जिसको सिर्फ ब्लड प्रेशर है वो सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा होगा। अगर एक दवाई पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, माकूल है, तो फिर वो ऑर्गन डोनेट कर सकता है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा कॉल भी जरा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमजद साहब है जी मेरे साथ लाहौर से। जी अमजद साहब। जी मैं अभी बता बैठा हूँ तो भाई, तो मैं अपनी उम्र के हिस्से में पहुँच गया कि अब मेरा आइंदा मुझे यकीन है कि बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, और किसी का भी पता नहीं है। सर क्या एज है आपकी? जी मैं 70 साल के करीब इस वक्त मेरी उम्र है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं और मेरी वाइफ दोनों अपनी गुर्दा अपनी जिंदगी में भी अगर डोनेट हो जाए तो क्या ये दे सकते हैं ना 70 साल की उम्र में? किसी के काम आएगा? दूसरा ये कि ये जो जिगर के बारे में बता रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे डॉक्टर साहबान बैठे हुए हैं, तो क्या अगर जिगर भी हम काट के दे दें तो हम मर तो नहीं जाएंगे? मरना तो बाहर हाल है, तो अगर मर भी जाएं तो क्या ये डोनेट हो सकता है मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में? तीसरा ये मुझे ये जरूर बताइए क्या कि जब आंखें हमने देनी है वो तो जिंदगी में नहीं दी जा सकती, अब जब हमने जाना है तो उसके बाद ये आंखें हमने किसको बताना होगा? अभी तक जिंदगी में ये नहीं पता चल सका कि इसको खबर किसको देना होगी हमें, कि किसके ये हमें किसको इतला देनी होगी? आंखें भी तो देनी है, अगर ईदी साहब दे सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है।
वाह सर, कितनी प्यारी आपने बात की। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। सर प्लीज़ ज़रा बताइएगा, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। जी जी, इस एज में वो जाके डोनेट करना चाहें तो ये जज्बा हमारे बुजुर्गों में है और अल्लाह करे ये हमारी नस्ल में और आगे जेंजी में भी रहे। इलाही आमीन। तो इसमें गुजारिश ये है कि ज़िंदगी में तो हम किडनी भी डोनेट कर सकते हैं, लिवर भी डोनेट कर सकते हैं। उसमें डोनर की उम्र को हम ज़रूर कंसिडर करते हैं। हम हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो एक उन्होंने अपर लिमिट जो है ऑर्गन डोनेशन के लिए 40 ईयर्स रखी हुई है। 40 ईयर्स रखी है। अलबत्ता ये भी वेरिएबल है, बाज़ जगहों पर इससे बड़ी उम्र के लोग भी। असल में एज जो है ना वो एक नंबर होता है। अगर आदमी ने अपने आप को अच्छा फिट रखा हुआ है तो वो बहुत लंबी उम्र तक भी नॉर्मल और सेहतमंद यानी कि वो अपना एग्जामिन कराया, उनकी किडनी अगर हेल्दी है तो ही कैन डोनेट। तो ज़िंदगी में हम अपने रिश्तेदारों को ही दे सकते हैं। आउट ऑफ फैमिली जो है वो फिर ये केस चला जाएगा होटा के पास। ये पाकिस्तान की अथॉरिटी है, वो हर सूबे में 18th अमेंडमेंट के बाद अब हेल्थ इज़ अ प्रोविंशियल इशू। जी जी। तो जैसे अब ये पूछ रहे हैं हमारे बुजुर्ग, तो इन्हें पंजाब होटा से रब्ता करना चाहिए। उनके पास एक सेंट्रल रजिस्ट्री है, डोनर्स को रजिस्टर करते हैं। और ये बड़ी एक अच्छी सोच है कि आदमी जो है इस दुनिया से जाने के बाद भी किसी के काम आ जाए, किसी के काम आ जाए। तो वैसे प्रोसीजर क्या है SIUT की अगर मैं बात करूं तो हम ब्रेक में प्रोसीजर के वाले से बात भी कर रहे थे। फर्स्ट जैसे मैं आई वुड वांट कि जो मैं देख भी रहे हैं कि आई वुड वांट टू प्लेज कि मेरी अगर किसी एक्सीडेंट में डेथ होती है या मैं ब्रेन डेड हूं तो आई वुड वांट कि मेरी किडनीज, मेरे लिवर्स, जो चीज़ भी किसी के काम आए तो आई वुड वांट कि वो उसको दे दी जाए। मतलब मुझे तो लगता है कि मैं मरूंगी नहीं, मुझे और हयात मिल जाएगी क्योंकि मेरे ऑर्गन्स किसी और के अंदर जो हैं वो चल रहे होंगे। जी। सर व्हाट इज़ द प्रोसेस? उसमें बहुत आसान है कि पाकिस्तान ट्रांसप्लांट सोसाइटी है, तो जो इस चीज़ को लुक आफ्टर करती है प्रोफेशनल लेवल पर, तो उसमें उस साइट पर जाके अपने आप को आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। और एक कार्ड, डोनर कार्ड जो है वो आपको तरसील हो जाता है। सर अगर मुझे बताएं वो साइट कौन सी है ताकि हम लोगों के साथ भी शेयर कर सकें। जी जी, ये मेरे पास अवेलेबल है। जी जी बताइए। तो इसको अगर आप परसू करना चाहें तो इस अपना इस पे एक नंबर भी है। जी जी सर, मैं चाहूँगी कार्ड दिखा दें कि अगर हम ट्रांसप्लांट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है ना जी, ये ओके ठीक है। इसमें लिखा हुआ है आई एम एन ऑर्गन डोनर, ठीक है। तो ये कार्ड मिल जाता है। तो ये आपकी मोटिवेशन है। और जैसे डॉक्टर जहांजेब साहब ने कहा था कि डोनेशन जो है ना वो तो फैमिली के कंसेंट से होता है, क्योंकि आदमी तो उस वक्त अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है। तो ये कोई प्लेज करे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं ऑर्गन ले सकता। उस वक्त भी ऑर्गन जो है वो आपकी फैमिली के कंसेंट से ही लिए जाएंगे। उसका आगे प्रोसेस है जो हम बात कर रहे थे कि अगर हम ऑर्गन को रिट्रीव करते हैं तो वो एक मुस्तनद सर्जिकल तरीका है। वो एक टीम है एक्सपर्ट सर्जन्स की जो ऑर्गन्स को हासिल करते हैं, वो उसके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस में डालते हैं और फिर वो ट्रांसपोर्ट है कि जहाँ ऐसा मरीज़ जिसको लगना है तो उसमें ट्रांसप्लांट। अच्छा, मैं इनकी घंटे भी पूछूंगी इनकी भी कितनी लाइफ होती है, लेकिन जो आपके पास जो कार्ड था इसके बाद अगर हम नादरा के पास जाएं तो वो हमारे फिर ID कार्ड के ऊपर एक आपने कहा हार्ट बना हुआ आएगा। जी एक हार्ट का लोगो जो है वो आपको NIC पे वो आ जाएगा। आपको एक नया NIC इशू करेंगे, इस पर एक हार्ट का लोगो होगा और वो उसको रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। फॉर द लाइफ टाइम जो है वो आपका वैलिड होगा वो फॉर द लाइफ टाइम, और उसको रिन्यूअल भी नहीं होगा। हार्ट का लोगो आ जाएगा कि आपने प्लेज किया है कि आप ऑर्गन डोनेट करेंगे। तो ये नादरा की तरफ से एक आपको फैसिलिटी है। वैसे अभी तक कितने लोगों ने ऐसा ही बनवाया होगा कार्ड? बहुत सारे लोगों को, हम SIUT में ही हज़ारों लोगों ने जो है वो प्लेज किया है इस तरह। अब ये इन लोगों जो हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट में आके प्लेज कर रहे हैं उनको फिर वो जो इंस्टीट्यूट का कार्ड है या रेफरल है वो लेके जब नादरा के पास जाएंगे तो फिर नादरा उनको उस तरह का कार्ड बना के दे देगा, इस पर हार्ट का लोगो है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितने लोग नादरा के पास गए होंगे, कितने लोगों का बन गया होगा, लेकिन अभी अवेयरनेस बढ़ रही है। जब से ये पेशावर में ट्रांसप्लांट हुआ इस तरह का डिसीज ऑर्गन और जो कराची में हुआ इस तरह का, तो अभी अवेयरनेस बढ़ रही है, खासतौर पर ये कॉलेज लेवल पे, क्योंकि वो जो डॉक्टर महर का बेटा था वो जो है डेंटल स्टूडेंट था। जी। तो ये बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन में जो है अवेयरनेस हो रही है कि ये चीज़ है जो हम कर सकते हैं। जी। तो लोग हमारे पास आ रहे हैं, यंग जनरेशन से लोग हमारे पास आ रहे हैं जो प्लेज कर रहे हैं कि भाई हमें SIUT का कार्ड बना दें जो ऑर्गन डोनेशन का है। क्योंकि सर देखिए इसमें फ़र्क है ना कि एक वो बंदा जो कि जो ब्रेन डेड लेकिन बाकी उसके ऑर्गन्स काम करें वो अगर डोनेट करे, और एक डेड बंदे से अगर कोई चीज़ ली जाए तो
इन सब के आई एम श्योर कि वो ऑर्गन्स की जो लाइफ है अगर वो निकाल लिया जाए तो वो वेरी करती है फिर जब तक वो इसे रिसीवर तक पहुंच नहीं जाता तो? देखिए इसमें ये होता है कि जो लाइव है उसके तो कोई वो नहीं है। आपने ऑर्गन निकाला, आपने किडनी जो है वो 90 आवर्स तक उसकी जो है वो लाइफ है, वो अपने 90 आवर्स तक जो भी ट्रांसप्लांट की हमने किडनीज चलती हैं। लाइव में तो आप फ़ौरन निकालते हैं, फ़ौरन लगाते हैं, ठीक है। उसमें तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है। उसमें मसला नहीं है, हाँ जी। जो लिवर भी लेते हैं आप फ़ौरन निकालते हैं फ़ौरन और फिर फ़ौरन लगाते हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो डिसीज्ड है, मतलब जो बादल मर गतिया कह रहे हैं जी जी जी, उसका जो प्रॉपर टाइम है जो ऑर्गन प्रोक्योरमेंट करनी है, ऑर्गन निकालने हैं आपको किसी से, तो वो 24 to 48 आवर्स है। उसके बाद जो है वो सेल्स जो है वो खुद ब खुद एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है उनके अंदर। तो 48 आवर्स तक निकाल सकते हैं। अब निकालने के बाद कितनी देर तक रख सकते हैं? लिवर को आपने निकालने के बाद 6 घंटे के अंदर लगाना है। किडनीज को निकालने के बाद अब 90 आवर्स तक भी हमने जो लगाई हैं किडनीज वो चली हैं। तो वी नो कि मतलब 48 आवर्स 72 आवर्स तो आप आराम से किडनी को रख के और किसी का टेस्ट वगैरह करके सहूलत से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यानी आप अगर आपने कश्मीर से किसी की किडनी ली है तो आप कराची तक उसको ट्रांसपोर्ट करके लगा सकते हैं, ठीक है, इतना है। इसी तरह कॉर्निया जो है, कॉर्निया को तो आप लेके महीनों रख सकते हैं। जो कॉर्निया सामने की झिल्ली है इसको लेके आप महीनों तक रख सकते हैं, उसके बाद भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसका वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। पैनक्रियास का आपको विदिन 2 आवर्स करना होता है। ओके। जो लुबलुबा है जो डायबिटिक पेशेंट्स को चाहिए होता है वो उसका बहुत सेंसिटिव मामला है, तो वो आपको विदिन 2 आवर्स करना होता है। वो बेहतर रहता है कि उसी इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ पे आप ऑर्गन ले रहे हैं वहीं पे जो है पेशेंट हो और वहीं पे आप उसको ट्रांसप्लांट ऐसे बोन मैरो का भी ऐसा ही है? बोन मैरो तो आप लाइव कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, मतलब उसके बाद मर्ग जो है उसकी जरूरत नहीं हो तो लाइव आप कर सकते हैं। जैसे ब्लड कर सकते हैं, जैसे किडनी लाइव कर सकते हैं, जैसे लिवर लाइव कर सकते हैं। जो डिसीज ऑर्गन है उसमें जो वेस्ट में जो ज़्यादा है वो ये है कि आपके लंग का ट्रांसप्लांट है, हार्ट का ट्रांसप्लांट है। ये डिसीज आप ये लाइव नहीं कर सकते। ये अगर आप किसी का दिल लेंगे, दिल के साथ जो है फेफड़ों की नसें जो है वो इस तरह जुड़ी हुई होती हैं, आपको दिल और फेफड़े दोनों एक साथ लेने पड़ते हैं। तो ये अगर आप किसी का भी लेंगे वो सर्वाइव नहीं करेगा। सर वैसे अभी हमारे पाकिस्तान में कोई हमने ऐसी देखे ट्रांसप्लांट दिल और फेफड़ों का? नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अभी क्योंकि अभी तो हम पहले तो इसके लिए देखें बहुत जरूरी है कि डिसीज ऑर्गन डोनेशन शुरू करें हम, क्योंकि जब भी आप किसी का लेंगे वो सर्वाइव नहीं करेगा। ओके। तो ये सिर्फ डिसीज ही हो सकता है। ठीक है। तो जब आप जैसे सऊदी अरब वगैरह में, इवन सऊदी अरब में ये हो रहा है लंग हार्ट लंग ट्रांसप्लांट। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे डिसीज ऑर्गन प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया उनका, लोग प्लेज कर रहे हैं, वहाँ पे हो रहा है। हम नहीं कर सकते होंगे, इसके लिए डिसीज डोनर जरूरी है। हम क्यों नहीं कर सकते? हम हमारी हमारा जो है ना ये सिस्टम अब डेवलप होगा ना, तो हम लिमिटेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ख़ासतौर पर हमारे यहाँ जो किडनी भी हो रहा है प्रीडोमिनेटली पूरे पाकिस्तान में, और लिवर भी, वो लिविंग रिलेटेड से है, मतलब एक जिंदा रिश्तेदार से उनके अपने किसी रिश्तेदार को लग रहा है। तो अब हम लिमिटेड ट्रांसप्लांट है। अब जो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्गन फेलियर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। जी जी। यानी किडनी फेलियर को देख लीजिए, लिवर फेलियर को, हार्ट फेलियर को, लंग फेलियर को, और उसकी अपने अपने वजूहात हैं। ये ट्रांसप्लांटेशन का जो एक चैप्टर है ये ओपन हो जाएगा जब हम डिसीज ऑर्गन डोनेशन यानी कि बाद अज़ मर्ग अतिया के दुनिया में जैसे बाकी जगहों पर हो रहा है, मुस्लिम ममालिक में हो रहा है, हम भी शुरू करेंगे। तो हमें फिर लंग ट्रांसप्लांट भी डेवलप करना होगा। और सर जो गट है वो हम कम तो करें, गट की ट्रांसप्लांट? जी जी, वो भी हो रहा है, लेकिन मतलब है कि हमें हार्ट ट्रांसप्लांट, पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट, ये सारे ट्रांसप्लांट अभी हम शुरू नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ऑर्गन नहीं है। ये जब शुरू हो जाएगा तो हमारे पास ऑर्गन्स अवेलेबल होंगे तो हम ये ट्रांसप्लांट करेंगे। और सर अगर रिलेटिव्स में से जैसे आप ले सकते हैं, जैसे आपने कहा, तो उसमें जो नॉन रिलेटिव में आपका स्पाउस ही आ जाएगा, ऑफ कोर्स वो आपका रिश्तेदार नहीं, बट वो आपको डोनेट कर सकते हैं। जी, लिविंग ट्रांसप्लांट में जो आप बात कर रहे हैं, जी जी, डिसीज ऑर्गन डोनेशन में गवर्नमेंट्स की सरपरस्ती में होता है, क्योंकि ये कानून इसमें सपोर्ट करता है, उसकी लीगल कवरेज होती है। तो गवर्नमेंट के ही अम्ब्रेला की और उसकी सरपरस्ती में ट्रांसप्लांट हो रहे होते हैं। ये कोई इंस्टीट्यूट अपनी मर्जी से जो करता है तो वो गवर्नमेंट की सरपरस्ती में कर रहा होता है। इवन लिविंग ट्रांसप्लांट भी हमारी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हो रहे होते हैं। तो डिसीज ऑर्गन डोनेशन के लिए एक पूरा निज़ाम जिसमें हुकूमत की सरपरस्ती हो और उसी की ही सपोर्ट के साथ ये काम हो सकता है, और दुनिया में जहाँ भी होगा उसी को हम फॉलो करेंगे तो ये हो पाएगा। सही, ठीक है। सर मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा लोगों से भी इस हवाले से बात करें, ताकि लोगों को ये जो डर है कि पता नहीं, जैसे अगर हम कोई चीज़ किसी को डोनेट कर देंगे अपनी ज़िंदगी में, जैसे हमें किडनी की, हमारे साथ कामरान भाई मौजूद थे, वो बता रहे थे बड़े कमाल नातवान है वो, बहुत उनकी आवाज़ की थ्रो बहुत अच्छी, बड़े हायर ऑक्टेव पे जाके वो नाते भी पढ़ते हैं। तो इट्स नॉट एन इशू, ये आपके लिए भी हेल्दी है। तो मैं चाहूँगी कि लोगों से ज़रूर आप इस वाले से अगर कोई कहते हैं ना कोई दरख्वास्त करना चाहे तो वो क्या होगी? लेकिन डर जो है ना वो 2 वजूहत की बना पर है। एक तो कॉमन डर है ना, इंसान को होता है मैं कुछ सर्जरी होगी, इतना बड़ा प्रोसेस है। सिस्टम पे भी बिलीव
करने की भी एक चीज़ है, दिस इज लैकिंग बहुत सारी जगहों पर। तो हमारे पास जैसे डॉ के अंदर बहुत अच्छा सिस्टम है कि इतने ट्रांसप्लांट हो रहे थे कि डोनर्स अवेलेबल होते हैं। आउट पेशेंट क्लिनिक में डोनर्स आते हैं, कहते हैं सर हम डोनेट करेंगे, क्या इशू होगा? हम कहते हैं आप देखें बाहर ये 2 डोनर्स बैठे हुए हैं, उनसे मिल लेते हैं। उनके लिए एक हिम्मत पैदा हो जाती है कि इट्स एन ईजी प्रोसेस और ये प्रोसेस कैसा होगा। तो बहरहाल अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में इतना अच्छा सिस्टम डेवलप हो गया है कि हर फैमिली के अंदर कोई ना कोई लिवर डोनर है। और फिर वो मेजॉरिटी पेशेंट्स हमारे पास जो रेफरल्स होते हैं और जो मजबूत डोनर्स आते हैं वो उन फैमिलीज़ के आते हैं जिन्होंने इसको देखा हुआ होता है, इसको मिले हुए होते हैं, पेशेंट की लाइफ देखी हुई होती है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही हैं। और जो है ना सबसे अच्छी बात यह कि अब हमारे मुल्क में सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, बहुत बड़ी टीम्स बन गई हैं। हमारे पास अपने डॉ में 6 ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं, वाओ, एक सेंटर में। और फिर एनेस्थीसिया की टीम है, फिर आईसीयू की टीम है। तो अब एक जगह पे नाउ इट्स यानी कि हमारे पास सिस्टम जो है, जो हमारे पास इक्विपमेंट्स जो हैं, वो अल्लाह का शुक्र है, सहूलियत जो है वो मुयस्सर है। बस जितने जो लोग देख रहे हैं ये बड़ा ज़रूरी है कि चलिए मैं कहती हूँ ऑर्गन से चले फिर बाद में आ जाते हैं, लेकिन खून की एहतियात तो बाकायदे से करें। ये आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और आप अपने खून की एक बॉटल से आप 3 थैलेसीमिया के बच्चों को ज़िंदगी के और बहुत सारे दिन दे सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।